दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन के डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत मैंने आपको यूनिट 1 से यूनिट 6 तक की तैयारी करवा दी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच एमसीक्यू विद डिटेल के साथ यूनिट 7 का पूरा एक सेट लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, पूरा यूनिट 7, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, पूरा यूनिट 7 का यह वीडियो है, इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैंने कोशिश किया है कि उन सब क्वेश्चंस को आपके बीच में रखूं। ऐसे तो देखिए, इसके पहले आपने बहुत सारे चैनल के थ्रू भी आपको तैयारी करवाई जा रही है, साथ ही साथ आपने भी खुद भी पढ़ा होगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जो भी आपके बीच में लाऊं वो यूनिक हो, वो बाकी सबसे अलग हो और उससे आपको एक विशेष जानकारी हासिल हो। और यही प्रयास मैंने पिछले यूनिट 1 से 6 तक के किया है और इसका जिस तरह से रिस्पॉन्स आपने दिया है उससे लगता है कि मेरा मेहनत जो है वो सार्थक साबित हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं, जिसमें यूनिट 7 में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ उसके बाद एक एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर डिटेल की ज़रूरत होगी वहाँ पर डिटेल पर भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एमसीक्यू विद डिटेल्स के साथ देखने से पहले हम लोग यूनिट को देख लें। यूनिट 7 में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है और इसमें जो आने वाला आपके बीच में सेट है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, यूनिट 7 में आपको भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप हैं, कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ है, समावेशी शिक्षा यूनिट 5 में भी हम लोग पढ़े हैं और यहाँ भी हम लोग समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, विशेष क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जिसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति प्रक्रिया है, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ है। उसके बाद दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो शिक्षा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और शिक्षकों की अस्मिता, जिसके अंदर हम लोग समकालीन विमर्श और एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना, ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं इन सभी टॉपिक्स का एमसीक्यू डिटेल के साथ ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहला जो है ऑप्शन ए ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है, हाशिए पर स्थित समूह के अंतर्गत ही आते हैं, जिसे समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, ये भी सही है। समानता ऐसे समूह के हितों की अनदेखी की जाती है जो हाशिए पर स्थित होते हैं, बिल्कुल ये है। ऐसे समूह संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में सहभागिता हेतु संघर्षरत रहते हैं, ये भी हाशिए पर स्थित समूह से तात्पर्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये चारों सही है। अब चलिए देखते हैं कि कौन है असुरक्षित, हाशिए पर स्थित और अपेक्षित वर्ग समुदाय। यहाँ पर एक एक का उल्लेख मैंने किया है। देखिए, इसके अंतर्गत महिलाएं और बालिका शिशु, बच्चे, प्रवासी श्रमिक, नोट करते जाएं आप, शरणार्थी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, निःशक्तजन, उसके बाद वृद्ध हैं, आदिवासी लोग हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, वेश्यावृत्ति में सम्मिलित महिलाएं, ये भी हाशिए पर स्थित हैं, HIV पॉजिटिव, एड्स संक्रमित के साथ साथ खानाबदोश या यायावर जीवन जीने वाले व्यक्ति, ये सभी हाशिए पर स्थित समूह के अंतर्गत आते हैं और असुरक्षित हैं, उपेक्षित हैं, अपेक्षित हैं, ये समुदाय के लोग जो मैंने यहाँ पर आपके बीच में उल्लेख किया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर, जिसके द्वारा किसी समूह को मुख्य धारा से निकालकर सीमांत मार्जिन पर पहुँचा दिया जाता है, ये सामाजिक अपवर्जन की प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। बी है, जिसके द्वारा समूह को मुख्य धारा के साथ जोड़कर रखा जाता है, ये नहीं होगा। समाज में बेहतर प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, ये नहीं होगा। इसमें वे वर्ग आते हैं जिन्हें सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता, ये भी नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक समावेश है क्या, ये जान लेते हैं। और आप दोस्तों कॉपी और पेन ले करके बैठे, जहाँ पर ज़रूरत हो नोट जरूर कर लें,
सामाजिक समावेश क्या है, अगर ये आपको याद रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। सामाजिक समावेशन का अर्थ एक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तियों की पृष्ठभूमि जैसे धन, वर्ग, निर्जातीयता, जेंडर, प्रजाति या विविधता में कोई भी सूचक के भेदभाव के बिना, मतलब जितना भी ऊपर उल्लेखित है, इन सबके भेदभाव के बिना नागरिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के साथ निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता सहित जीवन के सभी पक्षों में संपूर्ण एवं सक्रिय सहभागिता की सक्षमता। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि सामाजिक समावेशन गरीबी या सामाजिक बहिष्कार के जोखिम वाले लोगों को सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर देने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार जीवन स्तर का पर्याप्त आनंद उठाता है। तो सामाजिक समावेशन यही है दोस्तों, गरीबी या सामाजिक बहिष्कार के जोखिम वाले जो लोग हैं उन्हें सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर दे दिया जाता है, सक्षम बनाया जाता है और उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। सामाजिक समावेशन विशेष रूप से ऐसे लोगों या समूहों से संबंधित है जो अभाव, अलगाव या हाशिए की स्थितियों में है। ये सामाजिक समावेशन, आपको जो भी मैंने बताया, अगर वो सही तरह से आप अपने दिमाग में उतार लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में से एक है धर्म, जाति, अनुकरण, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो तीसरा का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षा। व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांतों में एक है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। जाति एक खाली जगह निर्माण है, क्या शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक? तो 4 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक। जाति एक सामाजिक निर्माण है, ना ये शारीरिक है, ना मनोवैज्ञानिक है, ना सांस्कृतिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सफल समावेशन निम्न को छोड़कर निम्नलिखित की आवश्यकता है, यानी इसमें से एक को छोड़ देंगे और बाकी की आवश्यकता है। तो 5 का में देखते हैं हम लोग एक एक ऑप्शन में। देखिए, यहाँ पर है माता पिता का समावेश। अब ये जो है दोस्तों, ये आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है। क्षमता निर्माण, इसकी आवश्यकता है। संवेदीकरण आवश्यकता है, पृथ्वीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाजीकरण में बाधा किस कारण से होती है? अब धर्म, समानता, राजनीतिक, पूर्व धारणा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो है पूर्व धारणा। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब ऑप्शन ये है कि यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, या एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी मैं आपको बीच पढ़ने जा रहा हूँ कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी, डी माफ़ कीजिए, सी तो सही जवाब है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष हैं। तो ये भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य मानसिक विकास के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन। ऑप्शन ए है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। तो ये बिल्कुल सही है। केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो ये सभी नहीं होंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर ये विद्यालय में समावेशन केंद्रित होता है मुख्य रूप से। चलिए, 10 है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? बिल्कुल दोस्तों, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, ना विशेष शिक्षा, न एकीकृत शिक्षा, न अपवर्जन शिक्षा। सही जवाब है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 है समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, अब देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, समाज में विभिन्नता है
और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानव एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, नहीं। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है, बिल्कुल ही नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था, तो ये भी नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देख लेते हैं। 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देखिए ऑप्शन ए देखते हैं। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ऊपर भी हम लोग देखे थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, ये भी नहीं होगा। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 13 है कि कक्षा के परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो 13 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जेंडर पक्षपात। और बाकी जो भी देख रहे हैं ना वो गलत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जेंडर पक्षपात। लिंग को मुख्य रूप से किस संदर्भ में देखा गया है। केवल लड़कियों और महिलाओं के विषय में, एक जैविक श्रेणी, दूसरा एक अलग श्रेणी के रूप में, अन्य मुद्दों से संबंधित नहीं है, समान सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में। तो लिंग के मुख्य रूप से किस संदर्भ में देखा गया है, तो इसका जो सही जवाब आपको मैं बता दूं, इसमें तीनों आते हैं। ये एक भी केवल लड़कियों और महिलाओं के विषय में, एक अलग श्रेणी के रूप में, एक अन्य मुद्दों से संबंधित नहीं है, अन्य मुद्दों से संबंधित नहीं है, समान सुविधाओं के प्रावधान के संदर्भ में। तो ये तीनों सही होगा। 14 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1, 2, 3। 15 है कि समाज पुरुष और महिला की भूमिकाओं को निर्धारित करता है, यह कथन खाली जगह को व्यक्त करता है। अब देखिए 15 में वंशानुगत बंदोबस्ती के रूप में लिंग एक सहज निर्माण के रूप में, तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। आगे पढ़ते हैं। एक सामाजिक निर्माण के रूप में बिल्कुल सही है, एक अंतर्निहित निर्माण के रूप में लिंग, ये देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 16 है कि हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जहाँ पिता घरेलू कार्यों में शामिल है और माँ साहसिक कार्य कर रही है। अतः यह गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है। 16 में जो सही जवाब है, जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें ऑप्शन नंबर बी, इसका लक्ष्य लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं कि लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो 17 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना जैविक सत्ता है, ना शारीरिक संरचना है, ना सहज गुण है क्या, सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है, सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कक्षा में लिंग भेदभाव छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता, छात्रों के कम प्रयास या प्रदर्शन के कारण हो सकता है, पुरुष छात्रों के बढ़े हुए प्रयास या प्रदर्शन के कारण हो सकता है, पुरुष शिक्षकों द्वारा उनके महिला समकक्षी की तुलना में अधिक किया जाता है। तो 18 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है कि छात्रों के कम प्रयास या प्रदर्शन के कारण हो सकता है एक कक्षा में लिंग भेदभाव। नंबर 19 है कि पिता से बेटे को संपत्ति का हस्तांतरण रियोटाइपिंग क्या है। तो हस्तांतरण रियोटाइपिंग क्या है, ये है क्वेश्चन। दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज़ के बारे में निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत बनाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, पितृसत्तात्मकता। ये जो है वो सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से समाज में लैंगिक समानता का मापदंड क्या है। तो 21 जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
कक्षा 12 तक रहने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना ये समाज में लैंगिक समानता का मापदंड है। दोस्तों 22 कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान खाली जगह के माध्यम से किया जाता है। ब्लैंक है, यहाँ पर क्या भराएगा, ये ऑप्शन जो आप नीचे देख रहे हैं। तो 22 में कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, समावेशी शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि SEN का क्या अर्थ है। अब देखिए इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, सोशल एजुकेशन स्टैंडर्ड, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, सोशल एजुकेशन नीड्स, सोसाइटल एक्सेप्शनल नीड्स। अब देखिए यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं सब लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसमें कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। 23 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। स्पेशल एजुकेशन नीड्स SEN का फुल फॉर्म होता है, इसलिए आपको यहाँ पर ये याद रखना है। 24 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान खाली जगह के माध्यम से किया जा सकता है। इस खाली जगह पर ये ऑप्शन में क्या आएगा, तो 24 का जो सही जवाब है ये दोस्तों सी ही होगा, यानी समावेशी शिक्षा। आपको ध्यान कर क्या रखना है। अब यहाँ देखिए समावेशी शिक्षा से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा आपको इजी लग रहा होगा कि इसका तो समावेशी शिक्षा होगा, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। समावेशी शिक्षा से हो सकते हैं कि क्वेश्चन आए, एक से अधिक भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसका क्रम अलग रहे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष शिक्षा की एक शाखा है, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए निर्देश तैयार करना विशेष शिक्षा की एक शाखा है। बाकी विशेष स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, छात्रों को विशेष शिक्षा के अवसर प्रदान करना, विशेष नौकरी के लिए छात्रों को तैयारी के लिए शिक्षा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए 26 में ऑप्शन है, ये विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 3 बार आया है ऊपर से लेकर के, लेकिन क्वेश्चन अलग है, कौन सा एक समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 26 का। मैंने बार बार क्वेश्चन को बदल करके आपके लिए यही कारण है दोस्तों कि मैंने इस तरह से क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है अधिगम क्षमता के प्रकार, तो देखिए इसमें एक एक करके हम लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन देगा तो आपको याद रहेगा अगर इसके बारे में, तो आप उसका सही जवाब दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है क्या, तो इसमें बच्चे पहली दूसरी कक्षा में ही पढ़ने लिखने जैसे साधारण कौशल को प्राप्त करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता से ग्रसित छात्र पढ़ नहीं पाते, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। उसके बाद अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, तो इस अक्षमता वाले बच्चे मौखिक जवाब तो ठीक दे देते हैं, लेकिन उसे लिख नहीं पाते। कुछ अक्षरों को लिखने में क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। एम लिखेंगे तो W लिख देंगे, 6 की जगह 9 लिख देंगे, तो ये जो है इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। जानते हैं आदि डिस्कैलकुलिया के बारे में, तो अधिकांश अधिगम दोस्तों अक्षमता वाले बच्चे जो होते हैं, ये अधिगम है, ठीक है ना। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे गणितीय क्षमताओं में अयोग्य होते हैं। 8-10 वर्ष की उम्र के पश्चात भी ये बच्चे गणितीय चिन्हों को ठीक नहीं पहचान पाते। ये बच्चे क्रम का अनुसरण भी नहीं कर पाते और सूत्र को लागू नहीं कर पाते। ये है, तो ये मैंने आपको तीनों बता दिया। उसमें डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, आदि डिस्कैलकुलिया है, तो ये सभी जो है दोस्तों ये आपको जानना है, नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय कक्षाओं में असमानता में विविधता के कारण हैं या हैं। 27 हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं।
देखिए फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। भारतीय कक्षाओं में असमानता एवं विविधता के कारण, तो प्रांतीय आवश्यकताएं, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, परंपराओं के प्रति प्रेम, ये चारों सही होंगे। यानी यहाँ जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पर विविधता के कारण में यहाँ पर 4 मैंने बताया। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या बचा। तो समुचित नियोजन का अभाव, सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी, आत्मविश्वास की कमी, ये है शेष कारण। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा में विविधता से क्या तात्पर्य है। तो कक्षा ऐसी मिश्रित योग्यता वाले बच्चों का समूह है जिसकी पृष्ठभूमि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग परिवार से लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति से लोग आते हैं। तो कोई भी दो बच्चे होते हैं वो एक समान नहीं होते, और कोई भी दो बच्चे समान तरीके से नहीं सीख सकते। तो यही है दोस्तों कक्षा में विविधता का तात्पर्य। नंबर 28 है कि विविध शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ये नहीं होगा। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना के अंतर्गत ये नहीं आता। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ये सही है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 29 है कि एक अधिगम और मिश्रित क्षमता कक्षा में एक शिक्षक को, ध्यान दीजिए 29, तो सभी के लिए एक प्रकार के शिक्षण नियोजित करना चाहिए, गलत होगा। विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का उपयोग करना चाहिए, ये सही है। कई परीक्षणों का संचालन करना चाहिए, शिक्षक निर्देशित शिक्षा को नियोजित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है 29 का। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से वह कथन चुनिए जो विविधता को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करता है। 30, अब देखिए यह लोगों के बीच भिन्नताओं को स्वीकार करता है, विविधता के बारे में बात कर रहे हैं, यह सही है। यह लोगों में असमानता को स्वीकार करती है, इससे लोगों में भेदभाव होता है, ये भी नहीं। यह लोगों में समानता की ओर ले जाता है, ये भी नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए। अब है 31, स्कूल में बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाता है जब, कब कहा जाता है बालक को समस्यात्मक बालक। तो 31 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। वह ऐसा व्यवहार करता है जिससे शिक्षा के लिए उसे समझना कठिन हो जाता है, शिक्षक के लिए समझना उसे कठिन हो जाता है, माफ़ कीजिए शिक्षक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। बाकी जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं वो गलत है। 32 है कि निम्नलिखित में से कौन अस्वीकृत बच्चों की मदद करने के प्रभावी तरीकों में से एक है। 32, तो अभिलेखबद्ध करना, प्रतिरूपण, प्रशिक्षण, निंदा करना। क्वेश्चन क्या है, कौन अस्वीकृत बच्चों के मदद करने के प्रभावी तरीकों में से एक है। तो 32 का जो ऑप्शन है वो है प्रतिरूपण। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, एक अस्वीकृत बच्चा हुआ है जिसे उसके साथियों या दोस्तों द्वारा अस्वीकार या नापसंद किया जाता है, ये है अस्वीकृत बच्चा। देखिए 33 है कि एक बच्चे को अपने विद्यालय में प्रवेश दिया गया है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। आप क्या करेंगे, आप शिक्षक के रूप में ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। तो उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे, नहीं होगा। उसे सामान्य शिक्षा में रखेंगे लेकिन उसकी विशेष ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे, ये बिल्कुल सही है। उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े पृष्ठभूमि के अनेक विद्यार्थी हों, ये नहीं होगा। बच्चे की पिछड़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए शिक्षक को भेजेंगे, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, वो था उसे समान कक्षा में रखेंगे लेकिन उसकी विशेष ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे। देखिए समावेशी शिक्षा क्या है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। यह एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करती है।
यह एक नियमित कक्षा के माहौल में समान बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शामिल करने का प्रावधान करती है। ये है समावेशी शिक्षा। दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है, क्वेश्चन आ सकता है। तो 34 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? 35। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समायोजन की। कुरूपता की नहीं, मानसिक असंतुलन की नहीं, शारीरिक न्यूनता, यहाँ न्यूनता हो जाएगा, इसे आप न्यूनता कर लेंगे, न्यूनता की ये नहीं है। किसका है? समायोजन की, ऑप्शन नंबर ए। 36 है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्यों आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है? देखिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन देखते हैं। कहता है सामान्य मानसिक विकास हेतु, बिल्कुल। सामाजिक एकीकरण हेतु, ये भी होगा। शैक्षिक एकीकरण हेतु भी होगा। समानता के सिद्धांत के अनुपालन हेतु, ये भी सही। यानी ये चारों ऑप्शन सही है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों 37 है कि समावेशी शिक्षा प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग एक एक करके देखते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रक्रिया है सामान्यीकरण की, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेश। यानी ये चारों सही है। ऑप्शन नंबर ही सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ क्वेश्चन 38 है कि एलेक्सिया क्या है? दोस्तों 38 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, पढ़ने की क्षमता। एलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने की क्षमता है। 39 है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? 39 का जो आंसर है वो देखिए, अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, ये सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के लिए धैर्य और स्नेह, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 39 का ऑप्शन नंबर सी है कि छात्रों की अक्षमता का ज्ञान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण कौन है? तो इसका सही जवाब है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 40 है कि विशेष आवश्यकता वाले या बिना विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर दिया जाने वाला विशेष ध्यान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपचारात्मक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। उपचारात्मक शिक्षा है विशेष आवश्यकता वाले या बिना विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर दिया जाने वाला विशेष ध्यान उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब 41 है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों यहाँ होगा, बालकों को निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेंगे? यहाँ पर आप बालकों कर देंगे, बालकों के। तो 41 का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी, तो विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। 42 है कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन है किसका? तो 42 सीधे सीधे देखिए, कप्पुस्वामी, फ्रेडसन, स्किनर, ड्राइवर, क्या क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही टफ होता है ये सभी क्वेश्चन, इसलिए आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम में से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब जहाँ पर ऐसा लिखित आ जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडसन का है। 43 है कि समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? विद्यालय का स्थान, समुदाय का समर्थन, माता पिता का सहयोग, शिक्षक की भूमिका। तो 43 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है। समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है? तो है शिक्षक की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी। 44 है कि पाठ्यक्रम का निर्माण स्त्रियों की अभिरुचि के अनुसार किया जाए। किस आयोग ने कहा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का निर्माण स्त्रियों की अभिरुचि के अनुसार किया जाए, किस आयोग का ये कथन है? 44 का जो सही जवाब है वो है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम का निर्माण स्त्रियों की अभिरुचि के अनुसार किया जाना चाहिए। ये आपको याद रखना है। 44 का ऑप्शन नंबर ए। 45 है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपने निर्णय स्वयं ले सके।
ये है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। पुरुषों से आगे रहें नहीं, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहें, घर में कार्य ना करें, ये सब नहीं होगा। नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक समानता में बाधक तत्व है? सामाजिक परिवर्तन, पृथकता की भावना, मान्यता एवं परंपराएं, नवीनता का भय। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, मान्यता तथा परंपराएं। ये लैंगिक समानता में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। 47 है कि समान विकास के लिए विद्यालय की भूमिका होनी चाहिए। 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लैंगिक समानता विषयी कार्य की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 48 है कि स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से अधिक है। किस आयोग ने कहा? तो 48 में देखिए, कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, श्री प्रकाश समिति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, कोठारी आयोग, जिसने कहा कि स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से अधिक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, आप मुझे 7 शिक्षित महिलाएं दीजिए, मैं आपको एक सुसज्जित राष्ट्र दूंगा। तो ये बातें आयोग के रूप में अगर बात कहें तो कोठारी आयोग ने कही। अब आगे देखिए कि जेंडर संवेदीकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तत्व, विद्यालय, शिक्षकों, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा कक्ष, सभी का समान योगदान है। सभी के द्वारा बालिका को बालक के समान व्यवहार दिया जाना चाहिए। 49 है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है किससे? शुरू में भी हम लोग देखे थे इस तरह का क्वेश्चन। तो 49 का यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। स्कूल में जेंडर से जुड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, जो भी मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में रखता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको नोट कर लेना है। देखिए, स्कूल में जेंडर से जुड़े जो मुद्दे हैं, इस व्यवस्था में सभी व्यक्ति समान होते हैं। इसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अधिकार प्राप्त होते हैं और विद्यालय में इन सभी समानताओं को देखते हुए बालिकाएं भी एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं और लैंगिक भेदभाव में भी कमी आती है। ये है स्कूल में जेंडर से जुड़े मुद्दे, जहाँ इस तरह की बातें सिखाई जाती है, इस पर कार्य किए जाते हैं। अब है कि जेंडर समानता लाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो जेंडर समानता स्थापित करने की दृष्टि से विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। सहशिक्षा वाले विद्यालयों में, सहशिक्षा समझते हैं जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, वाले विद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शालेय स्टाफ द्वारा बालक बालिकाओं की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है तथा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि बालक बालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार करने हेतु प्रेरित हों। दोस्तों, शिक्षा में जेंडर की असमानता क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। असमानता के बारे में हम लोग बात करें तो जेंडर की असमानता समाज की असंतुलन व्यवस्था है और विकास को प्रभावित करती है। पुरुषों और स्त्रियों को विकास हेतु पर्याप्त समान अवसर प्राप्त नहीं होने की स्थिति को जेंडर असमानता कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है और एक बार पढ़ लेंगे तो ये भूलने की बात नहीं है। नंबर 50 है कि निम्नलिखित भारतीय विचारकों में से किसने अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है? 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, वो है श्री अरविंदो। इन्होंने अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है। 51 है कि समानता शब्द का अर्थ है संतुलन, समरूपता, एकरूपता, सभी तरह से समान, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 51 में दोस्तों सब सही है, ये सभी होंगे, ये सही जवाब होगा। समानता का अर्थ देखने के बाद हम लोग समता का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, हर दिशा में, हर स्थिति में एक तरह का होना, तो बराबरी, तुल्यता। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, सही ऑप्शन डी है, संतुलन। समता का अर्थ होता है संतुलन। शिक्षा में समानता का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी विद्यार्थियों को समान पहुँच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो, ये है शिक्षा में समानता का अर्थ। 53 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 53 की बात मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य। 54 है कि विधियाँ बताइए जो शिक्षा में असमानता को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखते हैं। समाज में असमानता, बिल्कुल। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा ग्रहण करने में समानता, ये भी होगा। सांस्कृतिक असमानता, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी विधियां हैं जो शिक्षा में समानता को प्रभावित करती है। 55 है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। इसमें है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस में है? तो 56 में हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 21 दिया हुआ है। तो 56 में आप ए से सी तक जो देख रहे हैं ना, ये कमजोर वर्गों के शिक्षा का प्रावधान है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 21 में ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15, 16, 28 के बारे में विशेष तरह से, और आगे भी देखेंगे अनुच्छेदों के बारे में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 15 देखते हैं। देखिए 15 है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा। अनुच्छेद 16 वही कहता है कि सरकारी नौकरी सभी के लिए खुली होंगी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष सुविधा सुरक्षित स्थानों के रूप में होंगी। अनुच्छेद 28 है कि प्रत्येक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जाएगा। संक्षेप में कहें तो अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद द्रष्टव्य हैं। अब उन अनुच्छेदों को देख लेते हैं कौन कौन से। अनुच्छेद 29 है दोस्तों, सब नोट कर लेंगे आप, कि राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य निधि से सदृश पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कर किसी भी तरह से प्रतिबंध निषेध। अनुच्छेद 46 है कि इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाव, अनुच्छेद 46 है। वहीं 146 कहता है कि केंद्र व राज्यों में अछूतों के कल्याण हेतु समाज कल्याण व अशासकीय संस्थाओं को खोलने पर बल दिया गया है। तो इस सभी अनुच्छेदों को आप नोट कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ये जो बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अब इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि उक्त बातें किस अनुच्छेद में है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है। 57 है कि शिक्षक की अस्मिता से क्या तात्पर्य है? तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्षर ज्ञान से आरंभ कर शिष्यों को भविष्य संवारने तक के हर कर्तव्य निभाते हैं शिक्षक अपने समाज में श्रेष्ठ समझते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये नहीं होंगे। शिक्षक की अस्मिता कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सुविधा के दृष्टि से इन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, और जो यहाँ पर नंबर 1 देख रहे हैं, शिक्षक की मानसिक और शारीरिक योग्यताएं, शिक्षक की शिक्षक संबंधी कुशलताएं, शिक्षक का शिक्षण विधियों पर एकाधिकार, कक्षागत परिस्थितियों एवं वातावरण, शिक्षक का व्यक्तित्व। 58 है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक प्रोत्साहन देगा? तो 58 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिस्पर्धी योग्यता। अब 59 देख लेते हैं। 59 क्या है? तो शैक्षिक प्रगतिवाद के प्रस्तावक थे कौन? जॉन लॉक, रॉबर्ट स्टीनर, जॉन डीवी, अरस्तु। तो 59 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी। एक अच्छे अध्यापक में गुण होते हैं। अध्यापक को आदर्शवादी व्यवहार परक होना चाहिए, जीवन शैली के प्रत्येक मामले में आदर्शवादी होना चाहिए, छात्र छात्राओं के हितैषी हो, कल्याणकारी भावना से उत्प्रोत हो, समय के पाबंद हो, आदर्शवादी पहनावा हो, बातचीत करने का ढंग समुचित हो। तो दोस्तों ये चारों जो ऑप्शन देख रहे हैं वो सही है, ए बी सी डी। जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य परक उद्देश्यों से तात्पर्य है वह उद्देश्य जो अध्यापक को प्रधानाध्यापक का हितैषी होना, छात्रों को कठोर अनुशासन में रखना, अध्यापक को अपने व्यवसाय से संबंधित करने
होते हैं, अर्थात जो शिक्षा से संबंधित एवं अध्यापन से भी संबंधित हों। अपने वेतन के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 है कि शिक्षक की कार्यपरक क्रियाएं हैं। विद्यालय संबंधी नीति निर्माण में सहयोग करना, समय की पाबंदी बनाए रखना, यहाँ देखिए विद्यालय होगा, विद्यालय विकास में सहायता करना, विद्यालय में विभिन्न योजनाओं को संचालित करना, ये सभी सही हैं। यानी यहाँ पर भी जो सही जवाब है एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। इनमें कौन शिक्षक के उत्प्लावन गुण नहीं हैं? वार्तालाप में निपुणता, सजग रहना, सजगता, कठोर अनुशासित होना, आदर्शवादी होना, ये ऑप्शन सी सही जवाब है। इनमें से कौन उत्प्लावन गुण नहीं है? तो ये है कठोर अनुशासित होना। अनुशासित होना चाहिए पर कठोर नहीं। आ जाइए कि यह कथन किसका है। तो क्या है कथन? तो शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वो शस्त्र है, इसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली एवं सक्रिय बनाता है तथा कक्षा के अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। ऑप्शन देख रहे हैं, डॉक्टर वी.के. पासी, डॉक्टर ब्रूल श्रेष्ठ, जॉन लॉक, जॉन डेवी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ब्रूल श्रेष्ठ। 65 है कि शिक्षण कौशल की विशेषता या विशेषताएं हैं। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए है कि शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। सही है। शिक्षक कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये भी सही है। शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु छात्रों को सरलता सुगमता से सिखा सकते हैं। ये भी सही है। शिक्षण कौशल में समस्त अंतःक्रियाओं को सक्रिय बनाया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन ई सही जवाब होगा, एक से अधिक। तो यह था यूनिट 7 का पूरे चैप्टर का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है, एक यूनिट बचा है, वो है यूनिट 8। उसके बाद पूरा डीएलएड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपके बीच में जीएस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आपके बीच में वीडियो लेकर के आऊँगा। साथ ही आपकी जो लगातार डिमांड हो रही है पीडीएफ को लेकर के, ये भी मैं आपके बीच में उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।